गाइस अगले 4-5 ईयर्स में दो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। एक है एसी मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है डेटा सेंटर्स। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। कंपनी का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 40% प्लस हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये कंपनी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गाइस सबसे पहले KRN के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। गाइस ये जो कंपनी है ना, ये हीट एक्सचेंजर्स एंड कूलिंग कॉइल्स बनाती है फॉर एसी मैन्युफैक्चरर्स एंड डेटा सेंटर्स। कहने का मतलब क्या कि जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनको एक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कूलिंग कॉइल या फिर हीट एक्सचेंजर्स। अब इसके थ्रू ही कूलिंग हो पाती है और ये कंपोनेंट जो है वो KRN बना रहा है। अब KRN करता क्या है ना, कॉपर और एल्यूमिनियम के रॉ मटेरियल को लेता है और उसके बेसिस पर वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग करके हीट एक्सचेंजर्स बनाता है। देखो सिंपल सी बात समझो, जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली उसको सेल करता है एक OEM मैन्युफैक्चरर को। OEM मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखो होता क्या है, जितने भी एसीज बनते हैं ना, सारी कंपनीज अपने एसी खुद नहीं बनाती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं हिताची की बात करूं या ब्लू स्टार की बात करूं, वोल्टास की बात करूं, अब ये सारी कंपनीज क्या करती है ना, एक स्पेसिफिक कंपनी को ऑर्डर दे देती है कि हमारे लिए आप एसी बना कर दोगे। और वो OEM क्या करती है, वो KRN से कंपोनेंट्स को बाय करती है, जैसे हीट एक्सचेंजर्स और कूलिंग कॉइल्स को, और उसको यूज करके और बाकी और मटेरियल्स को मिलाकर वो क्या करती है, एसी को मैन्युफैक्चर करती है। फिर वो एसी मैन्युफैक्चर करने के बाद इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को एसी सेल कर देती है और फिर वो कंपनीज हमें एसी सेल करते हैं। अब गाइस एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, KRN की जो मार्केट है वो एसीज तक लिमिटेड नहीं है। मतलब जहां पर भी कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर इस कंपनी के कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये फ्रिज में भी यूज हो सकते हैं या फिर चिलर्स के अंदर भी यूज हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी कोल्ड स्टोरेज की कंपनीज होती हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। डेटा सेंटर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि वहां पर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वहां पर कूलिंग सोल्यूशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी हीट एक्सचेंजर्स और रेफ्रिजरेशन के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। तो ये कंपनी इन कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करती है, जैसे इवेपोरेटर कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स, फ्लूइड कॉइल्स, स्टीम कॉइल्स और हीट एक्सचेंजर असेंबलीज। इन सारे प्रोडक्ट्स को ये कंपनी बनाती है। तो गाइस अब हमें कंपनी के बेसिक बिजनेस मॉडल के बारे में तो आइडिया लग गया। अब ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एसी मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर की वजह से इस कंपनी को कैसे बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एसी मैन्युफैक्चरिंग की। गाइस एसी की अगर मैं बात करूँ ना, तो एसी की पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है और गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स ये इंडस्ट्री 12 to 15% की कैगर से बढ़ सकती है। इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर पहले पावर डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टियर 2, 3, 4, 5 सिटीज़ के अंदर पावर की डेफिशिएंसी कम हो रही है, वैसे वैसे लोगों को ये रियलाइज़ होने लग गया है कि अब हमें एसी की रिक्वायरमेंट है। तो अब एसी एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं रहा, अब एसी एक नेसेसिटी प्रोडक्ट बन चुका है। और बहुत सारे ऐसे फाइनेंसर्स भी हैं कि जब आप शोरूम्स में एसी खरीदने जाते हो तो वो आपको EMIs भी ऑफर कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ है ना, एसी की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है और जितने एसी ज़्यादा खरीदे जाएंगे उतने ही उनके अंदर हीट एक्सचेंजर्स लगेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो KRN बनाती है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग टेलविंड आ रहा है डेटा सेंटर से। अब गाइस एक बात समझो, इंडिया के अंदर डेटा सेंटर का बहुत मैसिव बूम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डेटा प्राइवेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। तो उन्होंने बोला कि जो कंपनीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बनाएगी उसे 2047 तक, मतलब अगले 21 ईयर्स तक टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या था ना गाइस, इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड का 20% डेटा प्रोड्यूस करती है, लेकिन इंडिया के अंदर 2 to 3% डेटा ही स्टोर किया जाता था। बाकी सारा डेटा वर्ल्ड ओवर के अंदर डेटा सेंटर्स के अंदर जाता था। अब जैसे ही इंडिया डेटा प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सीरियस हुआ है, तो गवर्नमेंट के इन स्टेप्स की वजह से डेटा सेंटर्स यहाँ बनने लग गए हैं। और जितने डेटा सेंटर्स यहाँ बनेंगे उतना ही यहाँ पर कूलिंग सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर आपका एक लैपटॉप ही है वही इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आप ये सोचो कि डेटा सेंटर्स के अंदर तो सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स लगेंगे उसके अंदर, और उसके थ्रू इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है कि अगर उस हीट को ट्रांसफर नहीं किया गया तो पूरा डेटा सेंटर खराब हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कूलिंग सॉल्यूशंस जो कंपनीज प्रोवाइड करेंगी दे कैन डू रियली रियली वेल। अब गाइस डेटा सेंटर की कूलिंग सिस्टम को HVAC सिस्टम भी बोला जाता है। HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब HVAC एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट्स, चिलर्स, फैंस, सेंसर्स, हीट एक्सचेंजर्स एक्सेट्रा। एट दिस पॉइंट KRN जो है ना वो सिर्फ हीट एक्सचेंजर्स ही बना रही है, लेकिन मैनेजमेंट ये बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड वो और भी कंपोनेंट्स बनाएंगे जिसके अंदर ज़्यादा अच्छे मार्जिन हो सकते हैं। अब गाइस डेटा सेंटर्स जो है ना वो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर 35 to 40% के कैगर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि FY24 के अंदर इनकी जो कैपेसिटी थी इंडिया के अंदर दैट इज़ अराउंड 1 गीगावाट, लेकिन बाय FY30 ये जो कैपेसिटी है ये अराउंड 10 गीगावाट्स तक भी हो सकती है।
इसका मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। एक नंबर और भी समझना पड़ेगा। एक डेटा सेंटर को अगर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपीस खर्च होते हैं तो उसके अंदर 10% जो कॉस्ट आती है ना, वो HVAC सिस्टम की होती है, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग की। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख का अगर एक प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर 10,000 करोड़ का तो HVAC सिस्टम ही लगेगा। और इसके अंदर एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं हीट एक्सचेंजर्स की बात करूं तो वो 1000 से 3000 करोड़ का खर्चा जो होता है ना, वो हीट एक्सचेंजर्स के अंदर होता है। तो इसका मतलब HVAC सिस्टम के अंदर 10 to 30% जो कॉस्ट आती है ना, वो हीट एक्सचेंजर्स की आती है। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट और भी कंपोनेंट्स बनाना चाहती है जो कि ज़्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। अब गाइस AC और डेटा सेंटर्स के साथ साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट मिल सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, वेयर हाउसिंग की बात करूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी कूलिंग कंपोनेंट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है जो कि KRN इनको प्रोवाइड कर सकता है। अब गाइस एट दिस पॉइंट इन टाइम इंडिया जो है ना, वो कोल्ड चेन स्टोरेज के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब जितने भी पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं उन्हें कोल्ड चेन स्टोरेज के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो कंपनी है ना, वो इन पर्टिकुलर कंपनीज को चिलर्स प्रोवाइड करती है या फिर हीट एक्सचेंजर्स प्रोवाइड करती है। और क्योंकि इन सारी फैसिलिटीज के अंदर इंडिया बहुत मैसिवली इन्वेस्ट कर रहा है तो KRN जो है ना, उसे इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से भी इनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अब गाइस होता क्या था ना, जितना भी ये HVAC सिस्टम है पहले हम मेजरली चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने इंडिया के अंदर कंपनीज को इनकरेज करना स्टार्ट कर दिया कि आप HVAC सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप इंडिया के अंदर ही बनाओ। और क्योंकि KRN उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इससे भी उसको काफी बेनिफिट मिल रहा है। अब चलो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। गाइस FY26 के अंदर कंपनी ने अराउंड 40% की ग्रोथ रेट दिखाई है। दैट इज देयर रेवेन्यू बिकेम अराउंड 600 करोड़। और गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये अराउंड 40% पे ही ग्रो कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। अब कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना, वो अपनी रेवेन्यू को लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रही अपनी कॉन कॉल्स के अंदर। और उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारा जो प्लांट 1 था उसकी जो कैपेसिटी थी, मतलब पीक कैपेसिटी थी उस पर्टिकुलर प्लांट की, वो अराउंड 450 करोड़ की थी। और रिसेंटली कंपनी ने एक नया प्लांट भी लगाया है जिसकी कैपेसिटी जो है ना, वो अराउंड 1800 से 2400 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने की हो सकती है। अब इस सेकंड प्लांट को बनाने के लिए कंपनी ने अराउंड 350 करोड़ का केपेक्स किया था, लेकिन इस प्लांट को बनने में थोड़ा डिले भी हो गया। लेकिन अभी रिसेंटली ये लास्ट 2-3 मंथ्स पहले ये प्लांट कमीशन हो चुका है। और मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल के अंदर ये बोला है कि FY27 के अंदर ये प्लांट अपनी 50% कैपेसिटी पे वर्क करेगा एंड बाय FY28 दिस प्लांट कैन वर्क एट अ कैपेसिटी ऑफ 80%। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पहले प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो अराउंड 450 करोड़ की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने अपना जो रेवेन्यू है वो अराउंड 600 करोड़ का किया है। इसका मतलब थोड़ा बहुत ये सेकंड प्लांट से भी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड FY27 के अंदर अगर 50% कैपेसिटी हो सकती है गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल के अंदर मैनेजमेंट जो है ना, वो 50% कैपेसिटी पे वर्क करेगी। इसका मतलब इनफैक्ट ये है कि बाय FY27 के एंड तक 50% कैपेसिटी तक आ जाएंगे। इसका मतलब पूरे साल के अंदर कैपेसिटी जो है वो अराउंड 20-25-30% तक ही रहने वाली है। अब लॉजिकली एक बात सोचो, प्लान 2 के अंदर इन्होंने बोला कि इनकी जो ओवरऑल पीक कैपेसिटी जो है वो अराउंड 1800 से 2400 करोड़ तक के रेवेन्यू जनरेट करने की हो सकती है। चलो इसको हम लोएस्ट बेस पर ले लेते हैं, मतलब 1800 करोड़ पे रखते हैं। अगर 1800 करोड़ का अगर मैं 30% पकड़ लूं तो दैट इज अराउंड 540 करोड़। इसका मतलब ऑन एन एवरेज मैनेजमेंट जो है ना, वो प्लान 2 के थ्रू 540 करोड़ के रेवेन्यूज को जनरेट कर सकती है। लेकिन इन नंबर्स को हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। FY26 के अंदर कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो अराउंड 600 करोड़ का किया था, लेकिन प्लांट 1 की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज 450 करोड़। इसका मतलब 150 करोड़ जो थे ना, वो आए थे प्लांट 2 के थ्रू। और जैसे मैंने आपको बताया कि FY27 के अंदर प्लान 2 से मैनेजमेंट 540 करोड़ के रेवेन्यूज तक जनरेट कर सकती है। 150 करोड़ के तो वो पहले से ही कर रही थी, मतलब अराउंड 400 करोड़ के रेवेन्यूज और एक्स्ट्रा जनरेट कर पाएगी बाय FY27। इसका मतलब जो 600 करोड़ के जो रेवेन्यूज हैं वो अराउंड 1000 करोड़ तक हो सकते हैं। अब इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो रेवेन्यू दिखा सकती है FY27 के अंदर, उसकी ग्रोथ 50% से भी ऊपर हो सकती है। नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, मैनेजमेंट जो रेवेन्यू ग्रोथ बोल रही है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए, उसके लिए उन्होंने केपेक्स तो ऑलरेडी कर लिया है एंड दैट केपेक्स इज हाईली सफिशिएंट। साथ में अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपनी जो है ना, एट दिस पॉइंट इन टाइम हीट एक्सचेंजर्स बना रही है, मतलब कंडेंसर कॉइल, इवेपोरेटर कॉइल एक्सेट्रा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो वैल्यू चेन का और इंपॉर्टेंट पार्ट बनना चाहती है, मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट्स,
चिलर्स, इन सारी चीज़ों को भी वो बनाना चाहती है। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके थ्रू उनके मार्जिन्स और इंप्रूव करने वाले हैं। और जो सेकंड प्लांट इन्होंने बनाया है दैट इज हाईली इक्विप्ड कि वो ऐसे टाइप के कंपोनेंट्स को इजीली बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का रेवेन्यू नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स तक काफ़ी हेल्दी रेट पर ग्रो कर सकता है। साथ में मैनेजमेंट के पास केपेक्स भी इतना उन्होंने कर रखा है कि वो आराम से इस रेवेन्यू को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और साथ में इनके मार्जिन भी अच्छे रेट पर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पर बैठी है। लेकिन वही वाली बात हो गई गाइस, इस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। हर क्वार्टर में ये चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो बोला था क्या वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रही है। क्योंकि हुआ क्या था ना, जो इनका प्लान 2 भी है उसे भी कमीशन होने में डिले हो गया था। मतलब अराउंड 6 to 8 मंथ्स का डिले रहा, जिसकी वजह से इनके प्लान्स भी काफ़ी हद तक डिरेल हो गए थे। इसलिए कंपनीज को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमें ये चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या Q1 के अंदर, Q2 के अंदर क्या कंपनी वो एग्जीक्यूट कर पा रही है जो उसने प्रॉमिस किया था। अगर उन्होंने वो एग्जीक्यूट भी कर दिया तो दिस कैन बिकम अ पोटेंशियल मल्टीबैगर। और वो कैसे ट्रैक करते हैं, दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। हम गाइज उसके अंदर आपको 15 to 20 सेक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं। साथ में आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क समझाते हैं जिससे आपको ये समझ आ पाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स होते हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए। और अगर आपने उन ऑपरेटिंग मेट्रिक्स को चेक कर लिया और उनको किस तरीके से कॉन कॉल और इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन में देखा जाता है, अगर आपको ये समझ आ गया तो गाइस आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ले पाओगे। अब गाइस ये तो हो गई सारी कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें, लेकिन हमें रिस्क के बारे में बात करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया इस कंपनी के प्लांट के अंदर डिले हो गया था। मैनेजमेंट ने आगे के लिए भी हमें गाइडेंस तो दी हुई है कि गोइंग फॉरवर्ड FY27 के अंदर उनका जो सेकंड प्लांट है वो 50% कैपेसिटी पे वर्क करेगा और उसके बाद FY28 के अंदर वो 80% कैपेसिटी तक आ जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी डिले होता है तो मैनेजमेंट की जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है उनको अचीव करने में, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये स्टॉक काफी सफर भी कर सकता है। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.